वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें 1861 के भारत परिषद अधिनियम को देखना है। इस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग। ये उनकी तस्वीर है, अपने याद रखिएगा। बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, यानी कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि की, तो इसकी शुरुआत होती है 1858 के अधिनियम के द्वारा ही। क्योंकि इसके द्वारा याद कीजिए क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार है, उसे पूरी तरह से समाप्त करके अब जो भारतीय प्रशासन किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार से ब्रिटेन के लिए बदलाव था। भारत में इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, क्योंकि आज भी वहाँ प्रशासन में कोई मूलभूत अंतर नहीं किया गया था। 1857 के विद्रोह ने बतला दिया था कि अगर आप भारतीय लोगों के साथ नहीं चलेंगे तो आगे भी आपको इस प्रकार का विरोध देखने को मिलेगा और आप शासन यहाँ आसानी से नहीं चला सकते। यानी कि भारतीयों को शामिल करने के जो मुद्दे हैं वह भी उठने लगे इस अधिनियम के पारित होने के बाद। उल्लेखनीय कि 1853 में जो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया था उसको संपूर्ण देश में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसमें संपूर्ण देश के जो प्रतिनिधि है उसको शामिल नहीं किया गया था। यानी कि विधायिका तो बनाई गई, लेकिन उस विधायिका में कौन सदस्य होंगे यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था और इसमें प्रतिनिधित्व भी उतना नहीं दिया गया था, इसलिए कानून लागू करने में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। इसके अलावा जो कानून बनाने के लिए समितियों का सहारा लेना पड़ता था, तो ये समितियाँ भी काफ़ी समय लगाती थी किसी कानून को बनाने। अगर 10 दिन में बनाना है तो उसे 10 महीने 2 वर्ष आदि ले लेती एक कानून बनाने में ये समितियाँ। तो इसलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम शामिल पारित किया गया और इसके मुख्य प्रावधान को चलिए देखते हैं। पहला इसका जो मुख्य प्रावधान है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी आप इसे कैबिनेट बोल सकते हैं। आगे देखेंगे कैबिनेट कैसे बना था। तो इसमें 5वां सदस्य शामिल किया गया। उल्लेखनीय है चौथा सदस्य कब शामिल किया गया था? 1833 के अधिनियम द्वारा। तो ये जो 5वां सदस्य शामिल किया गया था यह एक न्यायविद था, यानी कि कानून के बारे में इसे काफ़ी जानकारी थी। वह एक वकील नहीं बल्कि एक न्यायविद था। दूसरा है कि वायसराय की जो परिषद है, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए वायसराय को नियम बनाने की छूट दी गई और ये नियम काफ़ी, ये जो छूट दी गई वह काफ़ी प्रभावी रहा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अब विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ये जो विभागीय प्रणाली है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आगे हम देखते हैं कैसे। ये जो विभागीय प्रणाली, इससे पूर्व क्या होता है कि भारत से संबंधित जो भी मामले आते थे, जैसे कि मुद्दे, पत्राचार व्यवहार आदि को परिषद के सभी सदस्यों को दिखाना पड़ता था। अब आप सोचिए, गृह मंत्रालय का कार्य है और उसे आप किसे देंगे? शिक्षा मंत्रालय। तो क्या उसके लिए वो महत्व रखता है? नहीं रखता, क्योंकि ये जो है शिक्षा संबंधित कार्य को देखा, ना कि गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय का आप गृह को देंगे, नहीं ना। तो इसीलिए ये जो लॉर्ड कैनिंग है इनके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, क्योंकि यह एक प्रकार से भद्दी और असुविधाजनक थी, ये पहले वाले व्यवहार। तो ये जो विभागीय प्रणाली है इसमें भिन्न भिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न विभाग को दे दिया गया है, यानी कि ये जो लॉ से संबंधित है उसे लॉ विभाग को दे दिया गया है। इसके अलावा रक्षा, ये जो प्रशासन होते हैं उसे अन्य क्षेत्रों को दिया गया, यानी एक प्रकार से विभाग बनाया गया, जैसे आज होते हैं ना रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि। तो इसलिए इसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये जो कैबिनेट का एक प्रकार से नींव रखा गया है। आज जो आप कैबिनेट देखते हैं इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? पीएम। उस समय आप मान सकते हैं वायसराय, है ना। तो इसके आधार पर कई सारे मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, कई सारे मंत्रिमंडल या मंत्री होते हैं, जैसे कि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा उद्योग मंत्रालय आदि क्षेत्र के। उसी तरह से ये जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तीसरा जो प्रावधान किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। यानी कि जो कार्यकारी परिषद है इसमें 5 जो सदस्य है वह तो पूरी तरह से शामिल होंगे, लेकिन इसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम जो है सदस्य, अतिरिक्त सदस्यों को भी शामिल किया गया और इन्हें वायसराय ही नियुक्त करते थे और इनका जो कार्यकाल होता था वह 2 वर्ष का होता था। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य जो है वह गैर सरकारी होते थे, यानी कि गवर्नमेंट से इनका कोई मतलब नहीं था, यह गैर सरकारी होते थे। यद्यपि उस समय भारतीयों को इसमें शामिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यानी कि 1861 में भारतीय लोगों को शामिल करने के लिए मूल रूप से कोई प्रावधान नहीं किया, लेकिन उस श्रेणी के जो भारतीय थे उनको इसमें शामिल किया गया था। यानी एक प्रकार से अब जो कानून बनाया जा रहा है
उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, लेकिन उस समय काफ़ी उच्च लोगों को शामिल किया जाता था। इसके अलावा इसमें जो है इस विधान परिषद को कार्य क्या था, केवल कानून बनाना, यानी कि ये जो अन्य सदस्य जोड़े गए थे कार्यकारी परिषद में, इसका काम केवल कानून बनाना था। इसे प्रशासनिक अथवा वित्त से संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसे अधिकार कौन था, एक कानून बना सकती थी, यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे उन्हें। लेकिन ये जो कार्यकारी परिषद थे इन्हें वित्त और ये जो प्रशासनिक अधिकार थे यह दिए गए थे, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसे ही अभी भी वर्तमान जो अधिकार दिया गया था वह। लेकिन ये जो कानून कौन बनाया जाता था, ये जो अतिरिक्त सदस्य है उनके द्वारा। चौथा जो प्रावधान था इसमें मुंबई तथा मद्रास प्रांत को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया, यानी इसे जो समाप्त कर दिया गया था मद्रास और मुंबई को, उसे पुनः अधिकार दे दिया गया इस 1861 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मुंबई और जो मद्रास है या फिर अन्य प्रांत वह अपने लिए कोई भी कानून बना सकती थी, बल्कि जो भी कानून बनाती थी वह तब तक वैध नहीं होता था जब तक कि गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की पूर्व अनुमति प्राप्त न की जाए। यानी कि अभी भी ये जो प्रांत है उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आपको कार्य करने हैं, लेकिन आपको गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन होकर के काम करने थे। यानी कि ये जो प्रांतीय व्यवस्था है जिसे 1935 में आगे हम देखेंगे वो अभी यहाँ पर लागू नहीं हुआ था, वह 1935 में होता है जब प्रांतों को स्वतंत्र कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, यानी कि अपने क्षेत्र के लिए वह अपने अनुसार वो कानून बना सकते थे। जैसे कि अभी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची होती है ना, उसी तरह से। तो लेकिन उस समय नहीं थी, ये जो 1861 है उसमें संघ सूची थी, लेकिन ये जो कानून बनाने की बात की थी इसमें आपको इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल या फिर वायसराय से। इसी के तहत क्या हुआ कि 1862 में बंगाल, 1860 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसे आप आधुनिक उत्तर प्रदेश का भाग भी मान सकते हैं। इसके अलावा 1897 पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ ताकि वह अपने क्षेत्र के कानून बनाए, लेकिन कानून जब बने तो वह गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से बनाया जाए। इसके अलावा जो पांचवा जो प्रावधान किया गया कि संकटकालीन अवस्था में ये जो विधान परिषद है उसकी अनुमति के बिना ही एक गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि आज हम जो हमारी संसद होती है या फिर विधान परिषद या विधानमंडल अगर कार्य नहीं करती है यानी छुट्टी में है तो क्या होता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश जो ये है, उसी प्रकार से ये संकटकालीन प्रावधान के समय 1861 में दिया गया था वायसराय को, ताकि अगर ये कार्य नहीं कर रही है परिषद तो आप यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये जो अध्यादेश है वह 6 महीने तक लागू हो सकता है। बात करें इसके मूल्यांकन की तो चलिए वो भी देखते हैं कि आप यहाँ देखिए धीरे धीरे सरकारी कार्य प्रणाली का गठन होने लगा, और यही भारत में जो सरकारी कार्य प्रणाली है उसका आधार ही बना है। जैसे कि आज आप जो कैबिनेट देखते हैं वह इसी का आधार है। इसके अलावा विभागीय प्रणाली आदि यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे लिया गया है। स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय परिषद, मान लीजिए कि ये अधिकार जो थे प्रांतों को दिया गया था अधीन होकर के, लेकिन कुछ तो स्थानीय मुद्दे उठा करके अपने कार्य कर सकते थे। तो एक प्रकार से ये जो आज राज्य स्तर पर देखते जो कानून बनाई जाती है तो इसका शुरुआत आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की नींव भी रखी गई है ना, क्योंकि अब केंद्र और राज्य अलग अलग कानून बना सकते थे। हालांकि इस समय पूरी तरह से विकेंद्रीकरण नहीं था, लेकिन नींव तो रखी गई ना। तो ये इसमें कुछ लेकिन त्रुटियाँ भी है। ये देखिए, पहला कि परिषद का कार्य यानी कि जो 6 और 12 सदस्य जो अतिरिक्त जोड़े गए थे इनका कार्य केवल कानून बनाना था, अन्यथा कुछ भी नहीं। परिषद किसी भी शिकायत की सुनवाई अथवा पूछताछ अथवा जो सूचना भी प्राप्त नहीं कर सकते थे वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके द्वारा। इसके अलावा वित्त एवं प्रशासनिक कार्य जो है कार्यकारी द्वारा ही किया जाता, यानी कि जो वायसराय थे और उनके जो 5 अन्य सदस्य थे उनके द्वारा ही ये वित्त और प्रशासनिक कार्य किया था। तो इसमें कुछ त्रुटियाँ भी थी, हालांकि त्रुटियाँ हो लेकिन इसमें कुछ जो सुधार किए गए वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।